नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम करेंगे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम। 65 क्वेश्चन है अराउंड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर काफ़ी बेयर एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। 8-10 बेयर एक्ट से क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन जो मेन बेयर एक्ट है वो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फिर आपका है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड लास्ट में आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये तो चार हैं। अगर यही चार आप कर लोगे तो 80 to 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और क्या पता 100% भी क्वेश्चन हो जाए। चार क्वेश्चन आएंगे, क्या पता चारों क्वेश्चन इन्हीं चार बेयर एक्ट में से आ जाएं, लेकिन थोड़े से मिक्स आने की भी संभावना है। तो एक दो क्वेश्चन आप देखोगे कि जो छोटे बेयर एक्ट हैं, यानी कि मिनिमम वेज एक्ट हो गया आपका, फिर आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, फिर आपका इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर वाला एक्ट हो गया, फिर चाइल्ड लेबर का भी है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी है। तो ऐसे कर करके छोटे छोटे भी बेयर एक्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है द टर्म लॉक आउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो आप सेक्शन देखोगे इसके अंदर, तो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन सेक्शन है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2L खोलोगे, लुकआउट की सारी डेफिनेशन दे रखी है कि भाई आप टेम्परेरी कोई भी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्लोज करते हो या सस्पेंशन ऑफ वर्क करते हो, ठीक है, तो उसे हम लॉकआउट बोलते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि ले ऑफ की क्या डेफिनेशन है। तो आप देखोगे इसी सेक्शन में, सेक्शन 2 में आप देखोगे जो ट्रिपल के सेक्शन है उसके अंदर ले ऑफ के बारे में बता रखा है कि भाई जहाँ पे आप फेलियर हो जा रहा है, रिफ्यूजल हो रहा है, किस वजह से कि भाई उसके पास कोल नहीं है, पावर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, कोई एकुमुलेशन ऑफ स्टॉक्स नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो जाएगा, कोई ऐसा रीज़न की वजह से अगर काम में रुकावट आ रही है तो वो एक ले ऑफ कहलाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट वाज एनेक्टेड, सबको पता है 1926 में हुआ था और इसका एनफोर्समेंट हुआ था 1 जून 1927 को। इस चीज़ का ध्यान रखना, एनफोर्समेंट और एनेक्टमेंट में डिफरेंस होगा। द टर्म मिनिमम वेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन। मिनिमम वेज आप देखोगे तो इसका आंसर मिनिमम वेज एक्ट में मिलेगा आपको। मिनिमम वेज एक्ट 1948 में इसका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मिनिमम वेज के बारे में। द मिनिमम वेज एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1948। ये ग्रेस मार्क्स दिया गया था क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन में 1948 था नहीं, आंसर की देखोगे तो ग्रेस मार्क मिला था सब बच्चों को। द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड फॉर। तो ट्रेड यूनियन एक्ट अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो उसकी पूरी थीम निकल के ये आती है कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में बात करी जा रही है। जो चैप्टर 2 आप पढ़ोगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करी गई है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वुड नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन था उसमें भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कौन से केस में कहा था? ये केस में सीएल वर्सेस नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स में कहा था, वो आप पढ़ लेना थोड़ा। केस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, गिने चुने 5 से 7 क्वेश्चन केस के आए हैं 65 में से। तो आप देखोगे बेयर एक्ट में से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। द प्रिंसिपल रेगुलेटर एनविसिस्ड अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो 1926 आप ट्रेड यूनियन एक्ट देखोगे तो उसके अंदर जो रेगुलेटर है, प्रिंसिपल रेगुलेटर, वो रजिस्ट्रार है। सेक्शन 3 में ये बात कही गई है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए टीचर इज नॉट ए वर्कमैन फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, दिस वाज अपहेल्ड इन विच केस। तो ये आपका ध्यान होना चाहिए आपको, बहुत ही फेमस केस है, 3-4 बार क्वेश्चन आया, इसीलिए मैंने केवल 1-2 बार ही लिया है इसको। 3-4 बार क्वेश्चन आया ये। इसका केस है मिस ए सुंदराम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा डोमिनेंट ड्यू एंड अदर्स। इस केस में कहा था कि जो टीचर है एक नोबल प्रोफेशन होता है टीचिंग, तो इसलिए ये वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आता है। The type of the disablement envisaged under the Employees Compensation Act that reduces the capacity to work in an employment similar to that the worker was performing। ये पूछ रहा है कि इस डिसेबलमेंट को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये क्वेश्चन एम्प्लॉयज़ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से लिया गया है 1923 से। उसके अंदर आप देखोगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको अपना आंसर पका पकाया मिल जाएगा, ठीक है। टोटल डिसेबलमेंट होती है, एक पार्शियल डिसेबलमेंट होती है। वीडियो पॉज करके आप दोनों डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, मैंने स्क्रीन पे इनका कटआउट लगा दिया। द कंट्रीब्यूशन पेएबल अंडर दी, यहाँ पे जो ईएसआई है उसका मतलब यही है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसके अंदर आप सेक्शन 39 खोलोगे तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो 39 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। Which provision under the Industrial Dispute Act 1947 guarantees the right of workmen laid off to claim for compensation? बेयर एक्ट खोलिए, सारे सेक्शन मैच करोगे तो ऑप्शन सी आपको साफ साफ मिल जाएगा, 25C, राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपेंसेशन।
द नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन 7 होते हैं, सबको पता है। लिखा कहाँ है? सेक्शन 9A ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1946 में लिखा हुआ है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो 7 मिनिमम आपको चाहिए। द टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ वर्क प्लेस और सस्पेंशन ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस बाय दी टेम्परेरी का मैंने बताया था आपका कि लॉकआउट होता है, तो आप इसको अपन ने रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज ए डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर द ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। ग्रीवियंस हैंडलिंग की प्रैक्टिस की आप बात करोगे तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी ये डील करता है, फैक्ट्रीज एक्ट भी डील करता है और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी डील करता है। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रेफर्स टू, 10 आपको पता होगा, वॉलंटरी रेफरेंस टू डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जाता है। 10 आप देखोगे स्क्रीन पे मैंने कट आउट लगा दिया। वेजेस अंडर दी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, आप ध्यान देते चलना कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी बातों पे विश्वास करने का मतलब तभी बनेगा जब आप खुद से भी चीज़ों को वेरीफाई करोगे। जो मैंने 4 बेयर एक्ट बताए थे आपको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फिर आपका ट्रेड यूनियन एक्ट, फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट, इससे ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 80 to 90% क्वेश्चन। तो वेजेस पूछ रहा है भाई अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, तो वेजेस का आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन आया कहाँ से है वो, आप डेफिनेशन सेक्शन में देखोगे वेजेस के, तो इसमें बता रखा है भाई प्रिविलेजेस और बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी अदर देन द ट्रैवलिंग अलाउंस, वो सारा पूरा बता रखा है। वही इसने पूछ रखा है जो ए के अंदर दे रखा है, शुरुआत की लाइन इसने पूछ रखी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज मेनली मीन टू सर्व द नीड्स ऑफ, ये उस टाइम करंट अफेयर में था तो इसलिए इन्होंने पूछ लिया। एक ही क्वेश्चन ऐसा आ रखा है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वर्कर्स के बिलोंगिंग जो बीपीएल से करते हैं उनके लिए बनाया गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज प्रोक्लेम्ड अंडर, ये आपका डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये आपका आर्टिकल 39D में ये बात साफ साफ कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का आप 39D खोलोगे तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, वही इसने पूछ लिया। वेयर एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड बाय द एम्प्लॉयर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग या इंक्वायरी पेंडिंग है, उसके बाद भी उसको सस्पेंड कर दिया गया है मिसकंडक्ट के लिए, फिर कोई कंप्लेंट थी उसके अगेंस्ट, द एम्प्लॉयर शेल पे टू सच वर्कमैन, तो भाई अब उस एम्प्लॉयर को, उस वर्कमैन को सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस ये होता है कि कुछ सैलरी का कुछ परसेंट आपको देना पड़ेगा कि भाई इस टाइम इतने टाइम अगर वो घर पे बैठा है तो उसको अपना घर चलाने के लिए कोई अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। 50% लगभग होती है सैलरी की। तो ये आपका देखोगे द प्रोविजन वाज इंसर्टेड इन द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इस एक्ट से जो आपका लेटेस्ट जो AIB 17 हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये एक्ट थोड़ा सा भी आप कह रहे हो 5th नंबर पे इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो इस एक्ट को, फैक्ट्रीज एक्ट के बाद में। तो ये आपका देखोगे सेक्शन 10A खोलोगे इस एक्ट का, तो उसके अंदर फुट मार्क होगा, फुट मार्क पे से ये अमेंडमेंट आई है। तो 1982 में इसको अमेंडमेंट किया था। फुट मार्क देखो एक लिखा होगा 10A के जस्ट बिल्कुल लेफ्ट में, तो फुटमार्क का बेयर एक्ट खोलोगे तो आपको 1982 में इसकी अमेंडमेंट दिखने को मिलेगी। अगर आपने अच्छे से बेयर एक्ट पढ़ा है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको ये दिखाने का प्रोसेस है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे को भी तो कहीं से सपने नहीं आ रहे ना ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, लेकिन मैंने एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग मार रखी है, मुझे पता है कि हाँ भाई एक कोई सेक्शन था ऐसा, तो मैंने इंडेक्स पे जाके देखा पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, वहाँ में मुझे लिखा मिला। 10A पे मैं आया तो मेरे को फुटमार्क दिखा, फुटमार्क मैंने उसको वेरीफाई किया तो नीचे 1982 लिखा हुआ था अमेंडमेंट, मैंने तुरंत ही आंसर कर दिया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं सारे। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि वाज ए लीडिंग केस ऑन द पॉइंट एज टू वेदर एन एम्प्लॉयर हैज ए राइट टू डिडक्ट वेजेस यूनिलेटरली एंड विदाउट होल्डिंग एन इंक्वायरी फॉर ए पीरियड द एम्प्लॉयज गो ऑन स्ट्राइक और टू रिजोर्ट टू गो स्ट्राइक। तो भाई ये किस केस में कहा गया था, बस यही पूछना चाह रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केलेवाला एंड अदर केस में कहा गया था, काफ़ी लीडिंग केस था ये स्ट्राइक के रिगार्डिंग। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, if the employer terminates the services of an individual workman सेक्शन 2A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिफाइन किया गया है। और इंडिविजुअल वर्कमैन में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 2A खोलोगे, मैंने आपको कटआउट दे दिया है और डिटेल में पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा सेक्शन है ये, ठीक है। मियर इलीगलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट पर से स्पेल अनजस्टिफिलिटी। देखिए कोई चीज़ इलीगल है तो जरूरी नहीं कि वो अनजस्टिफिएबल भी होगी, यही इस केस में कही गई थी कि कोई स्ट्राइक अगर इलीगल है तो जरूरी नहीं है कि वो अनजस्टिफिएबल भी है, ठीक है। ये नहीं है कि उन्होंने भाई अगर कोई स्ट्राइक उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, प्रोसीजर इलीगल आ गया है, जैसे सेक्शन 22 और 23 में बता रखे कौन सी स्ट्राइक्स इलीगल मानी जाएंगी। अगर उन्होंने उस वजह से वो स्ट्राइक इलीगल होगी, लेकिन वो स्ट्राइक का कोई जस्टिफियल रीजन था उनके पास, अनजस्टिफिएबल नहीं थी, तो ये कौन से केस में कहा गया था, ये केस में कहा गया था आपका जो गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सूबा में कहा गया था। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आया हुआ है, तो ध्यान रखना, काफ़ी लीडिंग केस है। एंट्री नंबर 22 ऑफ कंकरेंट लिस्ट,
अब मैंने आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार क्वेश्चन आया था, ये लगभग 7 शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहा था कि भाई पर्टिकुलर आपको एंट्री दे देंगे और पूछ लेंगे भाई कौन सी लिस्ट में है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे मैंने शायद कराया था और यहाँ पे मैं फिर से ये करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेड्यूल 7 खोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर आप कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाइए, उसके अंदर एंट्री 22 देखोगे तो आपको साफ साफ मिलेगी ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। Which article under the Constitution of India talks about the participation of workers in the management of industries? ये भी आप अपना आर्टिकल खोल ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट खोलोगे तो 43, 43 ए बी ऐसे मैच करते जाओगे तो 43 आपको साफ साफ मिलेगा। ये उसकी हेडिंग है, इसने पूछ लिया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पिक आउट द केस दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड द सोलिसिटर केस। तो ये बहुत ही लीडिंग केस था, इसको सोलिसिटर केस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा केस है वो? तो नेशनल यूनियन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉइज वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बॉम्बे का ये केस है। आइडेंटिफाई द केस दैट इज रिलेटेड टू द नीड फॉर प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द ट्रेड यूनियन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका हनुमंथा राव वर्सेस डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन से ये क्वेश्चन आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो ट्रेड यूनियन है उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1996 एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मे बी द मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ये आपको पता होगा, मेंबरशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो 15 ईयर्स एज इसकी मिनिमम रखी गई है। 21 सेक्शन आप पढ़ोगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1996 का, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। स्क्रीन पे मैंने कट आउट दिखा दिया है, हाईलाइट भी कर दिया। द प्रोविजन ऑफ टू नॉट अप्लाई टू द ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड अंडर दी, ये भी आप देखोगे सारे डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन है। आपने बेयर एक्ट एक बार निगाह से भी निकाल लिया तो आपको पता होगा एक इस प्रकार का सेक्शन था जहाँ पे साफ साफ लिखा गया था कि इन एक्ट्स पे आपका ट्रेड यूनियन एक्ट लागू नहीं होगा। तो 3 एक्ट थे, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और कंपनीज एक्ट। इसने 2 दे रखे हैं तो हम बोल देंगे कि बोथ ए एंड बी। Which of the following can be considered retrenchment under the provisions of the Industrial Dispute Act? तो retrenchment का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। सेक्शन 200 में बता रखा है retrenchment का क्या होता है कि टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन फॉर एनी रीजन whatsoever otherwise than a punishment inflicted by way of disciplinary action but does not include। तो इसके अंदर कह रहा है कि इसमें से रिट्रेसमेंट कौन सा होगा, लेकिन इसने सारी चीज़ें वही दे दी हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी। तो नन ऑफ द दी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following statement holds true regarding imprisonment under the provision of section 14(3) of Child Labour Prohibition and Regulation Act? तो सेक्शन खोल लीजिए 14 इस बेयर एक्ट का, 14 का 3 देखोगे आप, 14 का 3 देखना, 1 मत देखना। 1 में 2 साल तक की पनिशमेंट है, एक्सटेंड टू 2 years, लेकिन ये 3 का पूछ रहा है। तो 3 में आप देखोगे मैंने हाईलाइट किया हुआ लास्ट की सेकंड लाइन देखिए आप, एक्सटेंड टू 1 month। तो 14(3) आप खोलना, जल्दबाजी में 14(1) मत का कर देना। 14(3) का खोल के इसकी पनिशमेंट पूछ रहा है उसके रिगार्डिंग। कुछ इसके जो थे ABCD क्लोज वो ओमिट कर दी गई हैं आपका 2016 के अमेंडमेंट के बाद। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बाय ऑर्डर इन राइटिंग। साफ साफ ये आखिरी लाइन पढ़ने से पता लग गया होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बाय ऑर्डर इन राइटिंग, कि भाई सेक्शन 10 की बात कर रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रेफर कर सकती है गवर्नमेंट, अगर उसको लग रहा है। किसको रेफर कर सकती है? आपको बोर्ड को रेफर कर सकती है, फिर कोर्ट को रेफर कर सकती है, ट्रिब्यूनल को रेफर कर सकती है। ये पूरा इसके अंदर बता रखा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। 2 के बारे में हमसे पूछा है इसने फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बाय मैनेजमेंट इन द वर्कमैन? देखिए वो कहते हैं ना कि एक बार विश्वास चला जाता है तो बाद में नहीं आता। अगर कंपनी में किसी एम्प्लॉय को इस बेस पे निकाला गया है तो बाद में कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती कंपनी को, एम्प्लॉयर को, कि भाई अब आप उसको जॉब पे रख लीजिए। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है। इसका मतलब अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसके अंदर आप पहला ऑप्शन पढ़िए, इवन व्हेन डिसमिसल और डिस्चार्ज इज हेल्ड टू बी रॉन्गफुल द कोर्ट में नॉट येट ऑर्डर रीएस्टेटमेंट इफ द एम्प्लॉयर इज एबल टू। अगर उसने एम्प्लॉयर ने एस्टेब्लिश कर दिया कि वर्कमैन हेल्ड ए पोजिशन, हेल्ड नोट आना था यहाँ पे, अगर हेल्ड नोट हो जाता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल बी करेक्ट होगा। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में ऑल्सो बी ए ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज सिम्प्लिस्टर ऑफ द वर्कमैन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर हेल्ड नोट होता तो दोनों ए और बी भी ऑप्शन हो जाते, दोनों करेक्ट हो जाते। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में रेफर देयर अनरिज्यूल्ड ग्रीवेंसीज एंड लेबर डिस्प्यूट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा जो ये आपके डिस्प्यूट देखेगा। फिलहाल अगर आप देखोगे जो इसकी आंसर की थी ए बी के आंसर की, उसके अंदर ऑप्शन बी दिखा रखा है, लेकिन 1-2 वेबसाइट पे मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने आंसर सी दिखा रखा है, पब्लिक सेक्टर लेबर मैनेजमेंट काउंसिल। तो वो आप एक बार थोड़ा खुद से वेरीफाई कर लेना, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की उसके अकॉर्डिंग ब्यूरो ऑफ लेबर रिलेशन इसका राइट आंसर दिखा रखा है।
हु इज एन एडोलिसेंट एज पर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन आ गया है, तो आप देखोगे आपके डेफिनेशन देख लीजिए, सेक्शन 2B देखोगे। एडोलसेंट्स का मतलब यहाँ पे यही है जिसने 15 साल की उम्र कंप्लीट कर ली गई लेकिन 18 साल का वो नहीं हुआ है, यानी कि 15 साल से बड़ा 18 साल से छोटा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इन ए फैक्ट्री अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 खोलिए, उसके अंदर आप देखोगे कि जो ओनर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिलहाल यहाँ पे अगर वो खाली मैनेजर देता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है, क्योंकि इसने फैक्ट्री में पूछा है। तो आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस सेक्शन 3 में ये लिखा गया है इस बेयर एक्ट में। तो इसके अंदर दिखा रखा है कहाँ कहाँ पे, अगर फैक्ट्री में है तो मैनेजर, अगर इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में है तो उसके अंदर लिख रखा है कि एम्प्लॉयर सुपरविजन में जो उसके कंट्रोल में है उसके। फिर रेलवेज का बता रखा है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो हमारे फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में यहाँ पे अगर मैनेजर वर्ड यूज़ करता है वो खाली मैनेजर, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अकाउंट मैनेजर, HR मैनेजर, फ्लोर मैनेजर अलग से दे रखे हैं, तो यहाँ पे ओनर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से निकल गया ये मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 3 से। ये इस बेयर एक्ट के पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 से ये क्वेश्चन आया है क्लोज ए से। टू क्लोज डाउन ए फैक्ट्री द ऑक्यूपायर हैज़ टू गिव हाउ मेनी डेज नोटिस टू दी अथॉरिटीज़। तो इसके अंदर आपको 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है और फैक्ट्रीज एक्ट के भी बेयर एक्ट में दिया हुआ है। द टर्म्स सेबेटिकल इज कनेक्टेड विद दी, तो ये काफ़ी, अगर जो लोग सर्विस कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जो पेड लीव मिलती है स्टडी के लिए सर्विस के दौरान, तो उसे हम सबाटिकल बोलते हैं। तो ये कोई आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, ये आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए था। अंडर दी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट विच इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ इंजरी फॉर कंपनसेशन। तो जब हम कंपनसेशन डिसाइड करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, तो हम सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। तो बोथ B and C इज द राइट आंसर। सेक्शन 23 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 सेज दैट द कमिश्नर शैल हैव द पावर ऑफ। सेक्शन 23 खोलिए, उसके अंदर आप देखोगे कि सिविल कोर्ट की पावर होती है कमिश्नर के पास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अंदर ऑप्शन डी भी हो सकता है, अगर आप देखो तो कि भाई सिविल कोर्ट सबसे, अगर देखें ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल, तो देखो सबसे लोअर हो गया, फिर ट्रिब्यूनल हो गया, फिर एक सिविल कोर्ट हो गया, तो सबसे हाईयर सिविल कोर्ट की होती है। अगर सिविल कोर्ट की पावर है तो ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल की पावर इनडायरेक्ट वे में होगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सेक्शन 23 के वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाओगे, टू बाय द वर्ड, तो आपको सिविल कोर्ट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। ये देखो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है, 23 में सिविल कोर्ट लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपने पढ़ा है तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि भाई जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसी को सोल्व करने के लिए बनाया गया है, तो जाकि ताकि पीस बना रहे वर्कमैन और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में। तो टू मेंटेन पीस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, टू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कोई इस प्रकार से भी काम ना करे ना जिस वजह से जो कंट्री की इकोनॉमी वही डाउन चली जाए। जैसे कुछ वर्कर क्या करते हैं, आपने सुना भी होगा कि गो स्लो स्ट्राइक करते हैं, कि भाई वो काम धीमे गति से करते हैं, लेकिन काम जरूर करते हैं लेकिन धीमे गति से करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की स्ट्राइक होती है। तो ये आपको एक इकोनॉमिक बैलेंस देखने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया है, टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए भी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। 2Q खोलोगे तो स्ट्राइक के बारे में बताया गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पॉज करके स्ट्राइक के बारे में पढ़ सकते हो आसानी से। हु इज ए प्रोटेक्टेड वर्कमैन। प्रोटेक्टेड वर्कमैन आप देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 33 क्लोज 3 आप खोलोगे तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन में आपको साफ साफ मिलेगा प्रोटेक्टिव वर्कमैन क्या होता है। पहले आप इसको पढ़ लेना प्रोटेक्टिव वर्कमैन को, उसके अंदर आप देखोगे, उसके बाद आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्कमैन हु इज एग्जीक्यूटिव और ऑफिशियल ऑफिस पीरियड ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन दी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये आप पढ़ सकते हो सेक्शन 33 क्लोज 3 एक्सप्लेनेशन। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995 इन दिस PL दाखिल हुई थी आर्टिकल 32 के अंदर। तो ये आपने पता होना चाहिए आपको, काफ़ी फेमस केस था उस टाइम का 1995 का। कुछ जो डोमेस्टिक मेट्स थी उनको असोल्ट किया गया था आर्मी मेंस के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एक्ट खोलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन 1947, इसका आप डेफिनेशन क्लोज खोलोगे तो उसके अंदर आपको पता होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका सेक्शन 2K में बताया गया है। तो सेक्शन 2K आप पढ़ो, उसको मैच करते जाओ, सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अब। सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 एक्सप्लेन्स अबाउट। 49 खोल लीजिए, उसके अंदर आपको पता होगा कि वेलफेयर ऑफिसर होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो वेलफेयर ऑफिसर होता है वो जब होता है जब 500 या उससे ज़्यादा वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो,
ठीक है, तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर होता है। और सेफ्टी ऑफिसर वहाँ होता है जहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉयर, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आप देखोगे तो ये बेयर एक्ट खोलिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसके अंदर आरए में बता रखा है। ये कह रहा है कि भाई 5th शेड्यूल को फॉलो करिए। 5th शेड्यूल को खोलोगे तो उसके अंदर दे रखा है कि अगर ये अगर कोई एम्प्लॉयर कर रहा है तो ये एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। तो ये इसने 5th क्लोज के सारे सब क्लोजेज दे दिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस खोलिए, डेफिनेशन, फिर उसके बाद 5th शेड्यूल में जाइए। 5th शेड्यूल में अगर आप देखोगे 5th क्लॉज तो उसके सब क्लॉजेस सारे इसमें दे रखे हैं, वही इसने पूछ रखा है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को पता होना चाहिए कि ये आपका सेक्शन 2K में दे रखा है। सारे के सारे होंगे, खाली इंडस्ट्री नहीं होगा, आखिर में फैक्ट्री होगी, माइन होगी, प्लांटेशन होगी, ये आपको पता होगा। और ये अगर आप देखो तो ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स 1-2 बेयर एक्ट्स में और दे रखा है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी दे रखा है शायद, और एक इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में भी दे रखा है। तो वहाँ से भी अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे भी शायद ये पूरे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ओनली एटलीस्ट 15% ऑफ वर्कर्स आर इन द सपोर्ट ऑफ स्ट्राइक। ये गाइडलाइंस के रिगार्डिंग दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके अंदर 15% एटलीस्ट तो होने चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर दी फॉलोइंग एरिया या एरियाज। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है भाई, सबको पता ही है आपको कि कोई आपका पर्टिकुलर एक मुद्दा नहीं होता, सब मिलके ही एक डिसीजन, एक बार्गेनिंग करता है एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, लेबर लेजिस्लेशन होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग होती है, ट्रेड यूनियन नहीं होता है, ट्रेड यूनियन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1st, 2nd एंड 3rd। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी में 1st आएगा, 2nd आएगा, 3rd आएगा, ये शायद टाइपिंग एरर है। 1st, 2nd, 3rd यहाँ पे हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपको पता है कि भाई आपका वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, और फिर यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। तो ऑप्शन 1st, 2nd एंड 3rd, यानी कि आंसर डी इज द राइट आंसर। सेक्शन 2J खोलिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, उसके अंदर इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है। तो 2J खोल लेते हैं। 2J में आप खोलोगे तो सारे के सारे इंग्रीडियंट्स इसने ऑप्शन 4 बना के दे दिए हैं, तो यानी कि सारे के सारे करेक्ट हैं। बिजनेस भी करता है, ट्रेड एंड अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंक्लूड एनी कॉलिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन, यानी कि सारे के सारे ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Ensuring the safety, health and welfare of the employees is the primary purpose of the, तो ये आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट अगर आप देखोगे, इंडेक्स वगैरह देखोगे तो उसके अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है। उसके अंदर ये भी बता रखा है कि भाई क्या क्या हेल्थ के रिगार्डिंग क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा उसके अंदर प्रोसीजर पूरा इंडेक्स में अच्छे से, काफ़ी अच्छे से बता रखा है। तो एक बार निगाह मार लेना, काफ़ी अच्छा बेयर एक्ट है, काफ़ी क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, आपने देखा होगा। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेदर टीचर्स आर नॉट वर्कमैन। देखिए इसके अंदर जो आपके आंसर की है उसके अंदर ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ वाले केस में भी बोला गया था कि टीचर वर्कमैन नहीं है, लेकिन जो मेन पर्पस था उस केस में, जो इशू निकल के आया था वो ये था कि यूनिवर्सिटी एक इंडस्ट्री नहीं होती है। अगर ये पूछता कि भाई इन विच केस द यूनिवर्सिटी इज हेल्ड दैट नॉट एन इंडस्ट्री, तो शायद बी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे टीचर्स के रिगार्डिंग पूछा है, तो टीचर्स के रिगार्डिंग वर्कमैन आपका सुंदरमल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा वाले केस में बोला था। तो मेरे अकॉर्डिंग बी और डी दोनों आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप देख लेना कि क्या आप मार्क करोगे एग्जाम में। मैंने आपको दोनों केसेस का रेफरेंस बता दिया है। बी वाला जो केस था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाला, उसमें यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बात मेन उसको प्रेफरेंस को देके कही गई थी। लेकिन उसमें भी कहा गया था कि टीचर्स वर्कमैन नहीं होता है। लेकिन सुंदरमल वाले केस में स्पेशली कहा गया था, और ये लेटेस्ट जजमेंट है, तो लेटेस्ट जजमेंट को फॉलो करेंगे तो हम, तो ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। और डी ही, अगर ये देखोगे आप, टीचर्स वाला क्वेश्चन आ रहा है 4-5 बार आया है, तो डी ही इसने अप्रोप्रिएट आंसर माना है। यहाँ पे इसने बी पता नहीं कैसे मान लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसलिए मैंने बी और डी दोनों आपको लिख के दे दिया है यहाँ पे। अंडर सेक्शन 2CC ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्लोजर मीन्स, 2CC खोल लो भाई अपना, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। क्लोजर मीन्स क्या होता है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है अपना। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड यानी चाइल्ड, तो डेफिनेशन देख लीजिए। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन अगर ए एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैंने जितने अब तक सारे आपके क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसमें आप देखोगे लगभग 20% क्वेश्चन आपके डेफिनेशन से आ जाएंगे। जो बेयर एक्ट के डेफिनेशन क्लोज है, डेफिनेशन वाला सेक्शन है, उसी से आपके 20 to 25% क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है। हर मतलब सब्जेक्ट में से एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग देख लो आप 18 से 20 सब्जेक्ट हैं, तो 18 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो डेफिनेशन क्लोज में से निकल जाएंगे उनका आंसर। तो आप देखोगे इसके अंदर फैक्ट्री रिजेक्टर डेफिनेशन क्लोज खोलोगे, उसके अंदर आपको चाइल्ड का मीनिंग पता चलेगा। 2C में दे रखा है, मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, यानी 15 साल से छोटा छोटा जो बच्चा होगा वही वो चाइल्ड माना जाएगा। A workman aggrieved by the order of dash may directly make an application to the labor court or the tribunal for the adjudication of dispute and the court tribunal is empowered to adjudicate। ये आप देखोगे डेफिनेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है, लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। वेयर एक्ट आपने पढ़ा हुआ है कि भाई सेक्शन 2A की बात कर रहा था, जो अपन ने प्रीवियस भी क्वेश्चन देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इंडिविजुअल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। तो उसके अंदर बोल रखा है कि डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो वो इसके अंदर दे रखा है। 2A खोलोगे आप, 2A का अगर सेकंड क्लोज खोलोगे तो उसके अंदर दे रखा है ये चीज़। रेलवे सर्वेंट वाज किल्ड इन ए बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको पता है कि कोई भी एम्प्लॉई अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर उसको इंजरी हो जाती है या किल हो जाती, डेथ हो जाती है उसकी, या डिसेबलमेंट हो जाती है, तो जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है उसके अंडर वो कंपनसेशन ले सकता है। लेकिन यहाँ पे वो साथ के साथ उसको पूरी आज़ादी है कि वो आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर जो कंपनसेशन बनती है उसकी वो भी ले सकता है। तो इन दो में से वो किसी एक की लेगा, दोनों की नहीं ले सकता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आइदर अंडर ए और अंडर बी। शेड्यूल 2 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 बेयर एक्ट खोलिए, कंपनसेशन एक्ट शेड्यूल 2 पीछे पीछे आ जाइए। उसमें आप देखोगे कि आपका लिस्ट ऑफ पर्सन हु सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The payment of compensation to the railway employees by the railway administration for the injury by accident is governed by the Employees Compensation Act 1923. Option A is the right answer. The minimum amount of compensation payable under the Employees Compensation 1923 in case of टोटल और परमानेंट डिसेबलमेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे टोटल और टेम्परेरी डिसेबलमेंट भी आ सकता है या पार्शियल डिसेबलमेंट आ सकता है। तो इन वर्ड्स को ध्यान देख के ये आंसर मैच करना। ये आप देखोगे सेक्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1,40,000। सेक्शन 4 आप खोलिए इस बेयर एक्ट का, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, उसके अंदर आप देखोगे 1,40,000 यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। या तो आपका जो अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंजर्ड पर्सन, या तो वो होनी चाहिए, या फिर 1,40,000 जो भी ज़्यादा बनेगी वो उसको दे दी जाएगी। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन डी हो जाएगा सेक्शन 9A ट्रेड यूनियन एक्ट का, आप देखोगे 1996 का, उसके अंदर दे रखा है कि मिनिमम 7% तो होना ही चाहिए। द टेक्स्ट ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी प्रोमिनेंटली पोस्टेड बाय द एम्प्लॉयर डैश इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द। तो कह रहा है कि भाई जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो पक्का होना ही चाहिए, और एक उस लैंग्वेज में होना चाहिए जहाँ पे वो जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेक्शन 9 आपको देखिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, मैंने स्क्रीन पे आपको कटआउट दे दिया है। सेक्शन 9 में इंग्लिश बता रखा है, कंपलसरी है, इंग्लिश में तो करना ही करना है। एंड द लैंग्वेज बाय द मेजोरिटी ऑफ द वर्कमैन स्पेशल बोर्ड ऑफ मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ, उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जो की लैंग्वेज है उनकी बोलचाल की भाषा एक उसके अंदर। तो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन मतलब इन्हीं से ही आ रहे हैं, एम्प्लॉयड स्टैंडिंग ऑर्डर, फैक्ट्रीज हो गया, कंपनसेशन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ए पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये डेफिनेशन क्लोज में आप जाओगे तो ऑक्यूपायर 2N में दे रखा है। ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है, मीन्स द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। साफ की साफ जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो उठा के उसने पूछ दी यहाँ पे। तो आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ़ द फैक्ट्री एम्प्लॉइज मोर देन 1,000 वर्कर, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो वेलफेयर ऑफिसर का क्वेश्चन आया था कि ध्यान देना, वेलफेयर ऑफिसर मत कर देना, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर इसका आंसर आएगा। सेक्शन 40B में सेफ्टी ऑफिसर की बात की है, सेक्शन 49 है वेलफेयर ऑफिसर की बात की है। वेलफेयर ऑफिसर के लिए 500 वर्कर या उससे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1,000 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे तभी सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसी के साथ ही आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के हो चुके हैं। इसके बाद अपन करेंगे टोट्स, लॉ ऑफ टोट्स करेंगे। लॉ ऑफ टोट्स में 3 मतलब सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एक तो लॉ ऑफ टोट्स कवर होगा आपका, एक मोटर व्हीकल एक्ट कवर होगा 2019, और फिर एक आपका कवर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 2019। तो ये 3 एक्ट उसके मतलब ये 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना वो पार्ट हो जाएगा। तो वो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आपके इसके 4 क्वेश्चन आने होते हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के, वो मैंने करा दिए हैं। 65 क्वेश्चन ये भी कर लोगे आप
तो आराम से 4 में से 3 क्वेश्चन तो निपटाई दोगे, क्या पता 4 के 4 भी आप कर दो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।